हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12th का टॉपिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके बच्चों, इसको थ्री डी ज्योमेट्री भी कहते हैं। फिजिक्स में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे अभी तक थ्री डी के बारे में सुना होगा, बट ये मैथमेटिकल थ्री डी है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन पढ़ेंगे, लाइक लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन। सो स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 11। बेटा कल हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था। हमने आपको कल बताई थी स्ट्रेट लाइन। ओके, हमने कल आपको वेक्टर बताया था। अब देखिए, यदि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है ए बी, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट आपको क्या दिया है, ए बी। सो बेटा ए बी जो एक लाइन सेगमेंट है, इसमें दो वेक्टर एसोसिएट हो सकते हैं। याद रखना लाइन और वेक्टर में फर्क क्या है। तो अ लाइन कैन हैव टू वेक्टर्स, आइदर ए टू बी और बी टू ए। यदि इसमें लाइन में भी देखो तो दो वेक्टर हो सकते हैं, एक ए से लेके बी और एक बी से लेके ए। क्लियर? अगर आप ए बी के डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर ए बी के, ओके, अगर आप वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज प्लस ए बी सी लेते हो तो बेटा बी ए के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, याद रखना, माइनस ए, माइनस बी और माइनस सी होंगे। ठीक है ना? कल हमने डायरेक्शन रेशियोज पर बात कर ली है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? फुल लेंथ प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज एंड यूनिट लेंथ प्रोजेक्शन कंपोनेंट आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें ए बी की डायरेक्शन कोसाइंस की, तो अगर ए से लेके बी की डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपकी पॉजिटिव एल एम एन है, तो आपकी ये किसकी डायरेक्शन कोसाइंस है? ए बी वेक्टर की। ओके, सो बी ए वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगी बच्चों, वो कितनी बनेंगी? माइनस एल माइनस एम माइनस एन। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक लाइन में दो वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जो भी चीज बन सकती है वो टू पेयर में बन सकती है। ओके, मतलब वन पेयर, टू पेयर तो नहीं कहेंगे, एक और एक ही है, मतलब जो भी बनेगा वो पेयर में बनेगा। तो ये लाइन और वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए आगे आते हैं। कल हमने आपको क्या सिखाया? कल हमने आपको सिखाया कि फॉर अ लाइन, अगर आपके पास में डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, सो एल एम एन, तो कल आपने देखा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है, बिकॉज एल आई कैप प्लस एम जी कैप प्लस एन के कैप यूनिट वेक्टर होता है। याद आया कुछ? ये देखिए, ये कंप्लीट वेक्टर था, कंप्लीट वेक्टर ए था ये। ओके, और इसकी यूनिट वेक्टर, दिस वाज ए कैप, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट वेक्टर आर एल एम एन। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, राइट? एल की जगह कल हमने क्या पढ़ा? एल इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू बच्चों होता है कॉस बीटा, एंड एन इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस गामा। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा plus cos square gamma equals to 1. Here alpha, beta and gamma are called direction angles. Clear? These are called direction angles. And LMN are called direction cosines. तो बच्चों कल जो हमने आपको पढ़ा है पूरी उस पर बेस्ड एक्सरसाइज आपकी है 11.1, फुल बेस्ड है। ओके, आइए देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। बेटा वेरी सिंपल, ऑल यू नो कि एक्स एक्सिस के साथ बने हुए एंगल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा। सो दिस यू हैव गिवन अल्फा, सो एल इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90। सो पहला आंसर आ जाएगा जीरो, एल की वैल्यू जीरो। देन कॉस 135 माइनस वन बाई रूट टू एंड cos 45 इक्वल टू 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो लाइन की बनेगी दैट इज इक्वल्स टू जीरो माइनस वन बाई रूट टू एंड वन बाई रूट टू। क्लियर? सो बेटा डायरेक्शन कोसाइन को एक साथ ब्रैकेट में एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इक्वल एंगल है, मतलब डायरेक्शन एंगल्स क्या होते थे हमारे पास में? अल्फा बीटा गामा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा जितना है उतना ही बीटा है उतना ही गामा है, मतलब ऑल द थ्री एंगल्स आर सेम, राइट? तीनों एंगल हमारे क्या है? अमाउंट वाइज इक्वल है। क्लियर कि नॉट क्लियर?
अब बेटा तीनों एंगल हमारे अमाउंट वाइज क्योंकि इक्वल हैं, सो कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कॉस ऑफ बीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ गामा, राइट? सो दिस इज इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन। बन गया लॉजिक, एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन होगा। क्लियर ना? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो बाय प्रॉपर्टी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 1। क्लियर? बट तीनों एंगल इक्वल हैं, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। वाई? बिकॉज बीटा गामा के भी इक्वल क्या है? अल्फा है। यस और नो? सो 3 cos square alpha equals to 1. So cos square alpha equals to 1 by 3. So cos alpha equals to plus minus 1 by root 3. क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जब cos alpha भी 1 by root 3 आया है तो ये भी 1 by root 3 और ये भी 1 by root 3, तो आंसर L equals to plus minus 1 by root 3, राइट बेटा? M is also plus minus 1 by root 3 and N is also plus minus 1 by root 3. क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो बेटा तीनों इसमें प्लस और माइनस पे आ रहे हैं, है ना? क्योंकि बात किसकी हो रही है? लाइन की, है ना? और अभी मैंने बताया कि एक लाइन में दो वेक्टर एसोसिएट हो सकते हैं, इसलिए दो की चॉइस बनेगी आपकी, आइदर प्लस की या माइनस की। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड क्वेश्चन डन। चलिए अगला क्वेश्चन, ए लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो दिस दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस? बच्चों कल आपको फॉर्मूला बताया था, एल इज इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? सो इस फॉर्मूले का यूज करके एल ये आ गया, ये एम आ गया और ये एन आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है डायरेक्शन कोसाइंस इसकी निकाल सकते हैं। डन? यस। नाउ शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। आपको ये शो करना है कि आपको ये दोनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। देखिए कैसे कोलिनियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। देखिए ये आपके पास सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है? सी है। ऑल यू नो पैरेलल होने के लिए मैंने कल कंसेप्ट बताया था कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट? तो सबसे पहले आप सेगमेंट AB के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। कंसीडर देम a1 b1 एंड c1। क्लियर है बेटा? देन सेगमेंट BC के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, दैट इज इक्वल्स टू a2 b2 एंड c2। क्लियर है? चलिए तो देखिए यहाँ पे AB के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने, और आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला a1 a इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ये नो? सो -1 -2 है ना, कितना हो जाएगा? -3 -5 -3। फर्स्ट वाली जो डायरेक्शन रेशियो बने वो बने -3 -5 और -3। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये बन गया -3 -5 -3। सेकेंड बी और सी के डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो कैसे निकलेंगे? 5 माइनस -1 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, ये देखिए 6 10 एंड 6 कर ले जाएंगे बच्चों। 6 10 एंड 6, ये हो गया 6, ये हो गया 10 और ये हो गया 6। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब पल भर के लीजिए सोचिए कि ए बी और बी सी अगर अलग अलग होते, ये ए बी होता और ये बी सी होता। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हम देखते हैं, ये बी है, ये सी है, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हो रहे हैं? ये सेगमेंट पहले चेक करते हैं। तो पैरेललिटी की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 कल हमने डेवलप कराई थी बच्चों। यस, तो ये हम चेक करेंगे पैरेललिटी की कंडीशन से। तो देखिए पैरेललिटी -3 अपॉन 6 चेक करते हैं, -3 अपॉन 6 हो गया ये। b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 10 और c1 अपॉन c2 -3 अपॉन 6। अगेन एग्जैक्टली बच्चों हर बार -1/2 आ रहा है, -1/2 -1/2, राइट? मतलब पैरेललिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब सेगमेंट ए बी और बी सी क्या है? पैरेलल है। यस और नो? ये दोनों क्या हो गए बेटा? सेगमेंट ए बी और बी सी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता ना लाइफ में कि बी पॉइंट ऊपर भी बैठे और बी पॉइंट नीचे भी बैठे, मतलब इन दोनों को मर्ज होना पड़ेगा। अगर ये ज्योमेट्री हमको बनानी है एक्चुअल, तो इसको दोनों को क्या होना पड़ेगा? मर्ज होना पड़ेगा। यस और नो? तो अगर ये दोनों सेगमेंट एक साथ आ जाते हैं क्योंकि बी पॉइंट एक ही जगह होगा, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। यस और नो? यस, तो इसमें लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू बी सी।
Since point B is common to both the segment AB and BC, therefore ABC are collinear. Clear or not clear? क्लियर बच्चों? यस, तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस इसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के कर सकते हैं, ठीक ना? दिस इज वेरी इजी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, क्यों छोड़ा जाए इसको भी। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। बेटा पहला वर्टाइस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। क्लियर? तो सबसे पहले आप ए बी के क्या निकालोगे? डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज इक्वल्स टू A1 आएगा, B1 आएगा और C1 आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसके बाद इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लोगे तो फिर क्या बन जाएगा? L1 M1 N1। ठीक है ना? L1 कैसे बनेगा? A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया गया है ना? लाइक कैसे? A-1 -3 है ना? A1 B1 C1 आ गए हैं, ये दीज आर A1 B1 एंड C1, मतलब कितना आया? -4 और 6। फिर इसके बाद इसकी डायरेक्शन को साइंस निकाल ली गई है, फर्स्ट साइड की, देन सेकेंड साइड की BC की, देन CA की। राइट बच्चों? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगला है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। ठीक है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। यस, अब मेन 3D आपकी स्टार्ट हो रही है। इंट्रोडक्शन में तो अपने डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन 3D में। सबसे पहला है लाइन, लाइन इन 3D। बच्चों अगर आप कोई भी लाइन बनाते हो तो किसी भी लाइन को स्पेस में बनाने के लिए, है ना, 3D को आप स्पेस भी कह सकते हो अगर अच्छा ना लगे तो। लाइन इन 3D और स्पेस, ऑब्लिक 3D। बच्चों आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्लास 11th में लाइन इन 2D पढ़ा था, और उसका इक्वेशन आपको याद होगा। लाइन इन 2D का इक्वेशन था y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो वहां पर दो कोऑर्डिनेट होते थे, एक x का और एक y का, बट यहाँ पे बेटा z का भी होगा। ओके, चलिए 3D में जो बेटा आप सबसे पहले जान लो कि 2D में आपका जो रैंडम पॉइंट होता था P, वो x कॉमा y होता था। ओके, P इक्वल टू x कॉमा y होता था। और P पॉइंट को 2D में, लाइक ये P पॉइंट है x कॉमा y, और ओरिजिन से या इसके रेफरेंस से मिलाने वाला वेक्टर जो OP बनता था बेटा, OP, इसको हम बोलते थे R वेक्टर। सो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हुआ करता था 2D में? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये 2D में था। इस आर वेक्टर को हम बोलते थे वेरिएबल वेक्टर, मतलब ये बेटा पॉइंट P, जो मूविंग पॉइंट P है, उसका वेक्टर है। ठीक है ना? ये पूरे सेगमेंट में कहीं भी जा सकता है। सो इसको आप कह सकते हो वेरिएबल वेक्टर। ओके, वेरिएबल वेक्टर ये कहीं भी हो सकता है। ओके, वेरिएबल वेक्टर ऑफ पॉइंट P। यस। अब देखिए 3D में थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाएगी। मान लीजिए किसी भी ज्योमेट्री पे अपना पॉइंट P बैठा हुआ है। नाउ द पॉइंट P इक्वल्स टू एक्स वाई जेड आपको लेना है, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा आप इसको आर वेक्टर से देंगे। और इस चैप्टर के लिए फॉर ऑलवेज आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रखिएगा ये 3D में आपके पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ये इसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और ये इसी का वेक्टर फॉर्म है। समझ में आ गया? चलिए आइए अब बनाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस और 3D। तो बेटा किसी लाइन को एग्जिबिट करने की किन दो चीजों की जरूरत है? नंबर 1, वो लाइन किस पॉइंट से जा रही है। तो मान लो बेटा ये लाइन एक गिवन पॉइंट से जा रही है, ए पॉइंट है जिसका। क्लियर बेटा? और उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1। क्लियर? ये वो फिक्स पॉइंट है जिससे लाइन जा रही है। और दूसरा क्या जरूरी है लाइन के लिए? डायरेक्शन। सो बेटा ये एक दूसरे वेक्टर b के पैरेलल है। ओके, ये एक दूसरे वेक्टर b के क्या है? पैरेलल है। तो b वेक्टर समथिंग इस तरीके का होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यस और नो? जितने भी वेक्टर होते हैं इसी फॉर्म में तो होंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, सो देखिए अगर ये लाइन इस वेक्टर से जा रही है, वेक्टर ए से, सॉरी पॉइंट ए से,
और ये बी वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है, तो हमें अब चाहिए है इस लाइन का इक्वेशन। तो बेटा मैं इस लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट पी मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे। सो ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, अगर ये वेक्टर बी है, आपको पता है कि अगर ये वेक्टर बी है तो ये पैरेलल वेक्टर तो बी के कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, जो नीचे लाइन जा रही है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर के पैरेलल। कल मैंने बताया था आपको कि अगर कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, सो इसके पैरेलल वेक्टर यदि वेक्टर बी है, सो आप लिख सकते हो बी इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। मतलब ये डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ टाइम्स होगा, ये सोनो। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, अपना वेक्टर। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। क्लियर बेटा? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अपने ए पॉइंट का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। आई गेस दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एज स्मॉल वेक्टर ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये पॉइंट पी का, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वेरिएबल पॉइंट का वेक्टर होता है वेक्टर आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब आ जाइए, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ओ ए पी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या हो जाएगा बेटा, दो लगातार वेक्टर का सम तीसरे के अपोजिट ऑर्डर के इक्वल होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? सो वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी, ये ऊपर वाला वेक्टर, इज इक्वल्स टू वेक्टर आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? पलट करके लिखिए, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। आपकी बुक में एम की जगह कोई अलग दूसरा कांस्टेंट ले लो। सो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ओके, एक ही बात है, बिल्कुल सही। सो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अब याद रखिएगा, आर वेक्टर यहाँ पे क्या है बेटा, आर वेक्टर है यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर इज द वेरिएबल पॉइंट वेक्टर। ए वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर इज द what position vector of point A, fixed point. Okay, position vector of fixed point जिससे लाइन जा रही है, राइट? ए, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए। क्लियर? दैट इज ओ ए वेक्टर को शॉर्ट में ए वेक्टर लिख दिया गया है, राइट? बी वेक्टर क्या है बेटा, ये डायरेक्शन वेक्टर है जिसके पैरेलल लाइन जा रही है। ठीक है, बी वेक्टर हो गया डायरेक्शन वेक्टर। सब चीजें क्लियर हो गई? सो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अभी हम थोड़ी देर में, यस बेटा, ओ पॉइंट इज द ओरिजिन, एग्जैक्टली, जिसके रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे वेक्टर्स को लिखा है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दी जाती है। सो ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, 0 0 0। क्लियर? सो ओ इज द ओरिजिन। भाई पोजीशन वेक्टर आप किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बनाते हैं। ओके, सो दिस इज कंप्लीट अबाउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। ठीक है ना? अब देखिए, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया इक्वेशन का। इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी आप पढ़ोगे इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, उसका साथ ही साथ आपको कार्टेशियन फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कार्टेशियन मतलब जो आज तक हम पढ़ते आए थे, एक्स और वाई वाला फॉर्म। तो अब आइए बनाते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो शुरुआत में हम आदत डालते हैं कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली लिखने लगेंगे फॉर्म को ही। तो आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म आपके पास में है वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। सो आर, आर की वैल्यू रख दो बेटा। आर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेरिएबल पॉइंट वेक्टर हो गया, मूवेबल पॉइंट वेक्टर। वेक्टर ए इज गिवन वेक्टर, क्या बनेगा बेटा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। क्लियर और नॉट क्लियर? ये पॉइंट जो गिवन था एक्स वन वाई वन जेड वन, उसका वेक्टर बन गया वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप।
क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इस वाली पार्टी को यहाँ ले आऊँ लेफ्ट साइड में, सो दिस विल बी x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस वाई वन जे कैप प्लस z माइनस जेड वन के कैप। राइट बेटा, होगा कि नहीं होगा? एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू लैम्डा a आई कैप प्लस लैम्डा b जे कैप प्लस लैम्डा c के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब कंपेयर कर दो बेटा, x माइनस एक्स वन किसके इक्वल होगा? लैम्डा ए के इक्वल। सो x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू लैम्डा ए। सो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा। क्लियर? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू लैम्डा बी। सो y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू लैम्डा and z minus z1 equals to lambda c. So z minus z1 upon c equals to lambda. राइट? तो तीनों वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए। सो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। भाई हुआ कि नहीं हुआ? एंड ऑल द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू लैम्डा। क्लियर बेटा? यस और नो? So x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c and these all equals to lambda। तो बेटा ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा किसका? लाइन का। क्लियर? याद रखिएगा x1 y1 z1 क्या है? ये वो पॉइंट है जिससे लाइन जा रही है। एंड a b c क्या है? ये डायरेक्शन रेशियोज हैं पैरेलल वेक्टर के। ओके, सो a b c आर डायरेक्शन ratios। क्लियर? ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड अच्छा देखो, अब लैम्डा कब यूज करोगे बच्चों? इसमें दो पार्ट हैं। अगर केवल आपसे इक्वेशन पूछा गया है तो आप इक्वेशन को केवल यहां तक यूज करोगे, पॉइंट सी तक, ठीक है ना? बट यदि आपको कभी क्वेश्चन आए कि लाइन में बैठा हुआ पॉइंट निकालो, अगर लाइन में बैठा हुआ कोई वेरिएबल पॉइंट निकालना है तो आपको लैम्डा यूज करना है। ओके, सो लैम्डा इज यूज्ड ओनली टू फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन। बताओ बेटा, क्लियर कि नॉट क्लियर? सो लैम्डा का यूज करना है जब आपको पॉइंट फाइंड करना है। डन? चलिए बच्चों, तो ये आपके पास में हो गया कार्टेशियन फॉर्म लाइन का। अब बात करते हैं अनदर फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट इज टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। एक लाइन दो पॉइंट से होके जा रही है तो इक्वेशन क्या होगा? ये देखिए, इस बार पहले बार तो डायरेक्शन दी थी, इस बार डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं। ये पॉइंट ए है जिसका वेक्टर वेक्टर ए है। ये अनदर पॉइंट बी है जिसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? वेक्टर बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? डेफिनेटली ए हैविंग सम कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड b इज हैविंग सम कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 z2। क्लियर बेटा? यस। अब आपको चाहिए है इस लाइन का इस इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये देखिए, ये लाइन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मैंने एक रैंडम पॉइंट वेक्टर ले लिया p। ऑब्वियसली पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स वाई जेड होता है। अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन में इन सब की पोजीशन वेक्टर ले लेता हूं। देखो बेटा, तो इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताइए ए वेक्टर है कि नहीं है? इसका बी वेक्टर है और इसका पी वेक्टर पी पॉइंट का होगा आर वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा मुझे ये बताओ, ये ए वेक्टर है और यहां तक ये बी वेक्टर है, राइट और रॉन्ग? तो बच्चों ये वाला जो वेक्टर होगा ये क्या बनेगा? बी माइनस ए बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? और एज अ कंप्लीट वेक्टर यदि मैं इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर उठाना चाहूं जो कि बड़ा है, तो क्या मैं उसको लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि भाई ये इसी के पैरेलल ही तो जा रहा ना बी माइनस ए के। तो भाई ट्रायंगल लॉ, अब आर वेक्टर इक्वल्स टू बाकी के दो का सम, सीधे का सम। ओके, सो आर वेक्टर विल बी द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। एग्री की नॉट एग्री? यस, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। सो वेक्टर आर
ये बन गया बेटा इसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर कि नॉट क्लियर? डेफिनेटली बेटा, दिस इज ओरिजिन। यस। ओके, सो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। देखिए फर्क क्या है, पिछले बार आता था यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर, वेक्टर बी। क्लियर? डायरेक्शन वेक्टर अलग से देते थे, बट इस बार डायरेक्शन जब खुद 2 पॉइंट से होके जा रही है तो भाई 2 पॉइंट को ज्वाइन करने में ही तो डायरेक्शन बनेगी। तो वहां बी की जगह क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। क्लियर है? पिछले बार डायरेक्शन देने का काम एक पैरेलल वेक्टर का था, जो ऑलरेडी उसको डायरेक्शन देता था। देखिए यहाँ पे एक पैरेलल वेक्टर उसको डायरेक्शन देता था। बट इस बार डायरेक्शन के लिए एक अलग से एक पॉइंट उसी लाइन पे बैठा है, तो वही आपको डायरेक्शन दे देगा। चलिए अब इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं बेटा। हम्म इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आर वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास में, आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, है ना बच्चों? यही r vector equals to vector a plus lambda times of b minus c. This was our equation of the line passing through 2 points. So now place the value xi cap plus yj cap plus zk cap. Clear? Equals to lambda times of, sorry, a x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Clear beta? x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, बेटा डायरेक्ट लिख दूं, बी वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, एंड ए वेक्टर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1। तो डायरेक्टली यदि मैं माइनस कर दूं तो दिस विल बी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। राइट? नाउ बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या हो जाएगा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल्स टू, देखिए ये वाला वेक्टर मैंने कहाँ बुला लिया, इधर बुला लिया ना। यहाँ पे क्या बनेगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, सो देखिए कंपेयर कर दीजिए, x माइनस एक्स वन किसके इक्वल है, लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। सो x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। राइट? सो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा, पहला पार्ट। सिमिलरली y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इंटू लैम्डा। सो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा बनेगा। z माइनस z1 इक्वल्स टू z2 माइनस z1 टाइम्स लैम्डा। सो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। क्लियर? कंबाइन कर दीजिए तीनों को, एक कॉम्पैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर है बेटा? ये है आपके पास में 3D इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। क्लियर? अगर आपको कभी इस लाइन पे कोई पॉइंट रैंडम निकालना हो तो आप यहाँ पे लैम्डा सपोज कर सकते हो, अदरवाइज यहीं तक आपका इक्वेशन सही चलेगा। ठीक है? यस। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पिछला जो 1 पॉइंट आया था, तो 1 पॉइंट का इक्वेशन क्या था, 1 पॉइंट का इक्वेशन था x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप जानते हो बेटा a मतलब डायरेक्शन रेशियोस क्या होता है, x2 माइनस x1, और b क्या होता है, y2 माइनस y1, और c क्या होता है, z2 माइनस z1। तो फर्क क्या आया है, यहाँ पे a b c की वैल्यू की जगह ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 पुट कर दिया गया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? बस ए बी सी की वैल्यू डाल दी गई है, ए की जगह x2 माइनस x1, y माइनस y1 यहाँ पे आ गया y2 माइनस y1, और यहाँ पे z माइनस z1 इधर पे आ गया z2 माइनस z1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है? कोई दिक्कत?
यस, तो ये देखिए अब 2 पॉइंट फॉर्म के बाद अगला टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्लियर। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे पास दो लाइंस हैं। पहली लाइन हमारे पास मान लो वेक्टर r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, बड़ी अच्छी बात है। एंड दूसरी लाइन हमारे पास में है वेक्टर r इक्वल्स टू किस पॉइंट से जा रहा है बेटा, a2 से, और किसके पैरेलल है, b2 वेक्टर के। एंड सम कोफिशिएंट यहाँ पे ले लो, म्यू ले लो इस बार, ओके। जरूरी नहीं है कि लैम्डा ही हो, उसमें भी इसमें भी, ठीक है ना। एंड b1 एंड b2, ठीक है ना, दो वेक्टर हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आप डायग्राम देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये पहली लाइन है हमारी, ये पहली लाइन हमारी जा रही है, ये किसके पैरेलल जा रही है, ये b1 वेक्टर के पैरेलल जा रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है बेटा, b1। और ये दूसरी लाइन है इस तरीके से, इसका नाम है वेक्टर, देखिए पहली वाली लाइन का नाम क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है और ये हमारी सेकेंड लाइन है। क्लियर कि नॉट क्लियर। सेकेंड वाली लाइन की डायरेक्शन वेक्टर क्या है, b2। सो b2 समहाउ बेटा यहाँ पर कहीं पर जाएगा, जाएगा ना। हाँ, ये आ गई अपनी इस। अब इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, वो हमको फाइंड करना है। क्लियर कि नॉट क्लियर। मुझे बताइए, क्या इन लाइंस के बीच का एंगल इनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब ये भी तो पैरेलल ही जा रहे हैं। तो जब ये जा करके कहीं पर भिड़ेंगे, मान लो यहाँ पर भिड़ रहे हैं ये, सो ये एंगल भी सेम थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस is exactly equal to angle between their direction vectors. Yes or no? Their direction vectors, मतलब जो लाइन के बीच में एंगल होगा वही उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच में एंगल्स होगा, राइट। ओके, दिस इज मींस एंगल बिटवीन b1 vector and b2 vector, because two directions vectors are there, b1 and b2. So this is the angle between b1 and b2, right. सो यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन b1 एंड b2। सो आप जानते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b। यस और नो। कल हमने पढ़ा था दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। क्लियर और नॉट क्लियर। हियर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला यू विल हैव द वैल्यू ऑफ cos थीटा। चलिए निकालता हूं, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू पहला वेक्टर क्या है बेटा, b1 वेक्टर। सेकेंड वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर, अपॉन मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस, b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड b2। चलिए अब b1 वेक्टर देखते हैं क्या होगा। b1 वेक्टर पहला डायरेक्शन वेक्टर है, दैट इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, राइट। एंड b2 सेकेंड डायरेक्शन वेक्टर होगा, दैट इज इक्वल्स टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। बेटा मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ b1 और b2 दोनों के बीच में। चलिए cos थीटा इज इक्वल्स टू, यस, फर्स्ट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप मल्टीप्लाइड बाई a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, राइट। होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, हियर आल्सो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो ये आ गया आपके पास में। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए आप जानते हैं आई कैप का आई कैप से 1 हो जाता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। सो इट विल बी a1 a2 देन जे कैप की बारी, सो b1 b2, राइट बेटा, प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। ये हो गया दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल किस में है, इन वेक्टर फॉर्म, राइट। यस, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए ये हो जाएगा। देन इसके बाद देखिए कंडीशंस देख लो।
कंडीशंस इस पे हम बना लेते हैं। कंडीशंस क्या है बेटा? अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये देखिए, अगर दोनों लाइन क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन वेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? सो b1 एंड b2 विल आल्सो पैरेलल, यस और नो? सो इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2, अगर ये पैरेलल हैं, दिस इंप्लाइज दैट b1 वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू b2 वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? और वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है, उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई दोनों पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यस और नो? a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Second case, if both the vectors are perpendicular, both the lines are perpendicular, L1 is perpendicular on L2. क्लियर बेटा? तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, इट मींस जो थीटा कितने डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, राइट? अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो, तो cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पूरा जीरो के साथ जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंसेप्ट क्या बनेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। राइट और रॉन्ग? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. Okay, so these are the condition of perpendicularity and parallelity. पहली बार हमने parallelity डिस्कस करी और दूसरे नंबर पे हमने क्या यूज करी, perpendicularity। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया दो वेक्टर के परपेंडिकुलर और पैरेलल होने का केस। थोड़ा सा नजर और चलाइए तो आपको एक और बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने क्या निकाला है, अभी आपने cos थीटा की वैल्यू निकाली है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइड बाई अंडर रूड फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज से a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो a1 a2 के नीचे यही दो बार रूट, ये सुनो, फिर b1 b2 के नीचे भी सेम क्वांटिटी ऑफ रूट, यस और नो? देन c1 c2 के नीचे भी यही वाले रूट्स। एग्री कि नॉट एग्री? सो बेटा यदि अब देखो, अब a1 के नीचे ये पहली पार्टी वाला रूट ले लो, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है ना? और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आप a2 के नीचे, मतलब थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट कर दो, a1 के नीचे जानबूझ करके लिख दो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यहाँ क्या चल रहा है, cos थीटा चल रहा है ना, इनटू a2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सिमिलरली बेटा यही b1 के नीचे और यहाँ b2 के नीचे, सिमिलरली यहाँ पे c1 के नीचे पहला वाला पार्ट और c2 के नीचे दूसरा वाला पार्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? ध्यान से देखिए, क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला है कि नहीं है? सो ये क्या, ये L1 बनेगा कि नहीं बनेगा, फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन L1, और ये क्या बनेगा, L2, देन M1 M2 और N1 N2। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस आपको दी गई हैं तो एंगल बनेगा इस तरीके से, cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 M1 M2 N1 N2। क्लियर हो गया? तो अभी तक हम जो कर रहे थे वो किस टर्म में कर रहे थे, डायरेक्शन रेशियोज के उसमें कर रहे थे, बट अभी हमने बनाया फॉर्मूला आपका डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसमें भी कंडीशन बना लीजिए। फर्स्ट, अगर दोनों लाइन पैरेलल है ना, पैरेललिटी का केस। सो अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, सो अब जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल होंगे, तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस भी पैरेललिटी को फॉलो करेंगी। सो मींस L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N। राइट बेटा? सेकेंड केस, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है सो थीटा विल बी हियर इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड cos 90 इक्वल टू 0। सो बेटा फॉर्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा?
तो ये हमारे लाइन के दोनों इक्वेशन यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। हमने लाइन का 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ा, हमने लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा, देन उसके बाद हमने दोनों लाइंस के बीच के एंगल देख लिए। डन। अब आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, शो दैट द थ्री लाइंस विच डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस वन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब बेटा ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। कह रहा कि प्रूफ करो ये आपस में सबकी सब परपेंडिकुलर है। तो पहले 1 और 2 को कर लो। क्लियर भाई, डायरेक्शन कोसाइन है, फर्स्ट वाले को मान लो L1 M1 N1, सेकेंड वाले का मान लिया L2 M2 N2, और थर्ड वाले का ले लिया अपन ने L3 M3 और N3। क्लियर। अभी अभी हमने परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन पढ़ी है कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना, 0 होगा। तो चलिए शुरू के दो पेयर में देखिए। शुरू के दो पेयर में हमने देखा दोनों को भिड़ा करके तो आंसर कितना आया, 0। मतलब देयरफॉर दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर 1 and 2, राइट। अब कहा है म्यूचुअली यानी आपस में, सबकी सबको चेक करो। अब 1 2 को चेक कर लिया, अब 2 और 3 को चेक करते हैं। सो L2 ये देखिए सेकंड फॉर द लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइंस, ये देखो ये वाला केस और ये वाला केस। क्लियर कि नॉट क्लियर। अगेन इट इक्वल टू 0। अब शुरू वाले को और लास्ट वाले को भी चेक करते हैं। सो अगेन यही काम किया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू पॉइंट। सो सिंपल यार, पहली दो लाइंस को मिला करके इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, A1 B1 C1 निकाल लिया। देन दूसरी वाली लाइन जो है ये भी 2 पॉइंट से जा रही है तो इनके भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, दैट इज इक्वल्स टू A2 B2 C2। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब अगर परपेंडिकुलर केस लगेगा डायरेक्शन रेशियो वाला, सो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो ये देखिए, ये फर्स्ट रेशियो निकाले A1 B1 C1 एंड सेकेंड रेशियो A2 B2 C2। क्लियर कि नॉट क्लियर। नाउ कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 वेरीफाई होनी चाहिए। एग्जैक्टली 0 आ चुका है। सो मतलब ये लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। डन बच्चों, यस। सिमिलरली सेम कंसेप्ट करना है, सो दैट द दीज लाइंस आर पैरेलल। तो बेटा पहले ये इसका वेक्टर जनरेट कर लो, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, देन इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, एंड यूजिंग द सेम कंसेप्ट A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। डन। देखिए सेम रेशियो आ रहे हैं एवरी टाइम, मींस दोनों लाइनें क्या आपस में पैरेलल हैं। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आ गया वेक्टर इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो सबसे पहले इस पॉइंट का वेक्टर बना लो क्योंकि हमको वेक्टर इक्वेशन चाहिए है। क्लियर ना, क्योंकि इक्वेशन इन्होंने बोला है, यदि कुछ ना बोला हो तो इसका मतलब वेक्टर इक्वेशन ही है। हालांकि कार्टेशियन भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ मैं दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट वेक्टर बना लो बेटा। तो पॉइंट वेक्टर हम क्या क्या बोलते हैं, ए वेक्टर। सो ए वेक्टर इक्वल्स टू 1 से बन गया आई कैप, 2 मतलब 2j कैप एंड 3 मतलब 3k कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर। नाउ इक्वेशन आपको पढ़ाया मैंने, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी या म्यू वेक्टर बी, व्हाटएवर। ठीक है ना। बी देखिए ये दिया है डायरेक्शन वेक्टर इसका, ओके, क्योंकि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है। यस, सो रख दीजिए बस आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस दिस, ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म। क्लियर कि नॉट क्लियर, क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों। यस, अगर इसी का आपको बोला जाए कि इसी का आपको कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, सो क्वाइट सिंपल, क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है ना। सो x1 y1 z1 क्या बनेंगे, जिनसे पॉइंट जा रही है, लाइन लाइन जा रही है 1 2 3। सो x माइनस 1 यहाँ आ गया, यहाँ y माइनस 2 और यहाँ आ गया z माइनस 3। क्लियर कि नॉट क्लियर। नाउ ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 2 -2। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा -2। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। डन। चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। मगर उसके पहले हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ लाइंस इन 3D। ठीक है, टाइप ऑफ लाइंस इन 3D। देखिए बेटा लाइन 3D में दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है
प्लेनर लाइन यानी लाइन इन अ प्लेन, लाइन इन अ प्लेन मतलब सेम प्लेन में, है ना, लाइंस इन अ प्लेन, सेम प्लेन में। और दूसरा, इनको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेनर लाइंस। क्लियर हो गया? LINES, कोप्लेनर लाइंस क्या बोलते हैं इनको बेटा? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में बैठी हुई लाइन। क्लियर कि नॉट क्लियर? और दूसरा है नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर लाइंस। ठीक है। प्लेनर लाइंस किस तरीके से हो सकती है? मान लो बेटा ये आपके पास में एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है। इसमें प्लेनर लाइंस कितने टाइप की हो सकती हैं बच्चों? दो टाइप की हो सकती हैं। प्लेनर लाइन या तो पैरेलल हो सकती हैं, एक ही प्लेन में होंगी ऑलवेज, और या इंटरसेक्टिंग। दो ही केस पॉसिबल हैं अगर कोई दो लाइंस एक प्लेन में है तो, इंटरसेक्टिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आइदर द लाइंस आर पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन है, इसमें ये दोनों लाइनें क्या है? ये पैरेलल दिख रही, दिख रही कि नहीं दिख रही बेटा? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और याद रखिएगा अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सेम होंगी। इसका भी डायरेक्शन वेक्टर फर्स्ट का भी बी वेक्टर होगा, और सेकंड का भी क्या होगा? बी वेक्टर। क्लियर? तो इन दोनों की इक्वेशंस आपको कैसे दिखाई देंगे? फर्स्ट इक्वेशन होगा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर A1, क्योंकि दोनों के पॉइंट वेक्टर तो अलग अलग होंगे जिनसे ये जा रही हैं, प्लस म्यू वेक्टर बी, बट दोनों के डायरेक्शन वेक्टर सेम होंगे। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर बी। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों के डायरेक्शन वेक्टर सेम होंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, दोनों पैरेलल हैं। हो सकता है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो तो भी एक प्लेन में होंगी, क्योंकि बिना एक प्लेन में आए दो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो ये दोनों लाइनें, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये देखिए, एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, दोनों सेम प्लेन में है और दोनों एक दूसरे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? और दो लाइनें अगर सेम प्लेन में हैं तो इनकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा? जीरो, क्योंकि काट देंगी तो कट पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकंड देखिए, पहले वाले केस को मैं डिस्कस कर दूं। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी PM, मान लीजिए डिस्टेंस D ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको D ले लो। सो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, दोनों का डिफरेंस क्रॉस वेक्टर B, क्रॉस वेक्टर B। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर B। क्लियर है बेटा? ये बनेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बात करते हैं नॉन कोप्लेनर लाइन की। नॉन कोप्लेनर लाइन का मतलब होता है बेटा, इसी का दूसरा नाम है स्क्यू लाइंस। नॉन कोप्लेनर लाइंस मींस स्क्यू लाइंस। क्लियर? मतलब ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन पे ना हो। अब इसको अच्छे से समझो बेटा, एक लाइन मान लो आपकी लैपटॉप स्क्रीन में ये है, ओके। इस लाइन का इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1। क्लियर कि नॉट क्लियर? और एक लाइन आपकी स्क्रीन को छोड़ते हुए ये बाहर से आ रही है और अंदर जा रही है, जिसको मैं बना नहीं सकता हूं, मैं केवल एक पॉइंट दिखा सकता हूं कि बेटा इस पॉइंट से ये लाइन अंदर घुस रही है। ये देखिए, ये पॉइंट है, ये लाइन बाहर से आई और अंदर घुस गई। घुस गई कि नहीं घुस गई? आप कितनी भी कोशिश कर लो बेटा, आप इस लाइन को लेकर के एक प्लेन डिजाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अंदर चली गई है और ये बाहर से आई है। ये सो नो? इन दोनों लाइंस को लेकर के आप एक प्लेन डिजाइन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बट एक पॉइंट होगा जो जस्ट उस समय इस लाइन के ऊपर होगा, जहां से आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल सकते हो। ये सो नो? जैसे आपकी स्क्रीन है, जिस समय उस लाइन ने आपकी स्क्रीन को फोड़ा है, पेनेट्रेट किया है, ठीक उस पॉइंट पर आप अपनी नीचे वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाल सकते हो। डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? वही होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होगी? वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D का फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। सो D इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1
डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। इस फॉर्मूले से आप दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? यस। तो यदि आप इस फॉर्मूले को करें किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, यदि इसको और ज़्यादा सिंपली तरीके से लिखें, इसको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, तो देखिए क्या लिख सकते हो आप, d इज इक्वल्स टू, बेटा a2 माइनस a1 क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, a2 माइनस a1 बन जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यस और नो? मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, रुक जाइए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अलग से भी दिया गया है। सो a2 माइनस a1 जो बन जाएगा हमारे पास में, दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, राइट? ये हो गया a2 माइनस a1। देन क्या है, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 कितना आएगा बेटा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप, क्लियर, आई कैप जे कैप के कैप। देन इसके बाद यहाँ पे आता है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर की नॉट क्लियर? ये हो गया A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ हमें किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की जरूरत है, ध्यान से देखना। तो बेटा जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आके x2 माइनस x1 इसकी जगह बैठ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ये 1 दे देगा। तो ये अपर वाला पार्ट कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्लियर कि नॉट क्लियर? और डिवाइड बाई, यहाँ पे सॉरी डिवाइड बाई नहीं, यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आ गया अपने पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो हमको ऊपर चाहिए है। देन नीचे देखिए, नीचे आपके पास में है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b का मॉड। तो b1 क्रॉस b2 आपने ये निकाला है आई कैप, ठीक ना, इस तरीके से। तो यदि इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, आई कैप दिस वन b1 c2 माइनस b2 c1, राइट? फिर माइनस का जे कैप, और ये क्या आ जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1। फिर प्लस का k कैप, a1 b2 माइनस a2 b1, राइट? तो बेटा जब मॉड लेते हैं किसी वेक्टर का तो क्या होता है, उसके अंडर रूट लगा के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ दो। यस और नो? सो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, देखिए ऊपर वाला पार्ट कितना बना है, ऊपर वाला पार्ट ये बना है, राइट? सो d इक्वल्स टू, ऊपर वाला पार्ट सबसे पहले x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर? होल डिवाइड बाई अंडर रूट, देखो पहला वाला हाइड किए थे तो b1 c2 माइनस b2 c1, सो b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर। क्लियर? फिर इस वाला a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, फिर a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। ये बन गई बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला है, आपको वेक्टर में दिया रहे तो आप सीधे ये वाला लगाइए फॉर्मूला, ओके। और अगर कार्टेशियन में जानकारियां दे रहे हैं तो आप ये वाला लगाइए फॉर्मूला। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप एक चीज देखिए कि अगर ये स्क्यू लाइन से यहाँ से लाइन जा रही है, क्लियर कि नॉट क्लियर, ये अंदर की ओर जा रही है इस तरीके से आपका स्क्रीन फोड़ के, मान लो बेटा ये इनके बीच की डिस्टेंस अभी आपने डी निकाली है, ठीक है ना। अगर ये लाइन नीचे आती गई, नीचे आती गई, नीचे आती गई, डी कम होती गई और एक समय डी 0 हो गई, तो ये लाइन इस तरीके से इसको फोड़ करके निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और दैट टाइम आप प्लेन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यस और नो?
मतलब उस समय ये लाइन क्या हो जाएगी, कोप्लेनर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी के लिए इस डी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये सुनो, सो इफ डी इक्वल्स टू 0 लाइंस विल बी कोप्लेनर। ये सुनो, हाँ भाई साहब, तो यहाँ पे लाइंस क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी। अगर डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी। दिस मीन्स डी की वैल्यू 0 कर पुट करो। सो A2 माइनस A1 क्रॉस B1 डॉट, सॉरी इधर यहाँ पे डॉट B1 क्रॉस B2 होल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू कितना, 0। नीचे वाला पार्ट 0 के साथ चला गया इधर, तो केवल आपके पास क्या बच गया, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू का होल मॉड किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ठीक है ना। तो अगर दो लाइन कोप्लेनर हैं तो इस तरीके से ये 0 हो जाएगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। सो यस, ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन बन गई है। यदि आप इसको उसमें लिखना चाहें कार्टेशियन फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, केवल ऊपर वाला पार्ट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि ये ऊपर वाले ही तो पार्ट है, ये जो निकाला है आपने। यस और नो। सो क्या लिखेंगे, ऊपर वाला पार्ट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड एक मिनट, मेरे को A1 B1 C1 लिखना था, मैंने x2 माइनस x1 डिटेल में क्यों लिख दिया भाई, जरूरत ही नहीं डिटेल की। फर्स्ट डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो और यहाँ पे x2 y2 z2, यस, देख लीजिए x2 y2 z2 है कि नहीं है, यस। ये इक्वल्स टू 0, तो अगर ये केस बन रहा है मेरे पास इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ रहा है, इस मीन्स द टू लाइंस आर कोप्लेनर। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बेटा ये बनेगी कोप्लेनरिटी की कंडीशन। कोई प्रॉब्लम। चलिए अब करते हैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। बेटा सबसे पहले चेक किया करो कि कहीं लाइन पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि पैरेलल हो गई तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा, राइट। हाँ, अब चलिए देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला, ये B1 वेक्टर है और ये B2 वेक्टर है। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब सबसे चेक करो, सबसे पहले करो कंडीशन ऑफ पैरेललिटी। तो B1 का कोफिशिएंट 1 है और B2 का यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 और इसका कोफिशिएंट 1। तो क्लियरली यहीं पर देख करके आ गया कि दोनों इक्वल नहीं है, मतलब B1 वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू B2 वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये टेंशन खत्म हो गई। इसका मतलब अब हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्क्यू लाइन वाला। क्लियर कि नॉट क्लियर। पैरेलल तो नहीं है, अब पैरेलल नहीं है तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या इसकी होगी। तो स्क्यू लाइन का फॉर्मूला लगाइए, अगर इंटरसेक्टिंग हो गई तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, 0। क्योंकि स्क्यू लाइन अगर इंटरसेक्टिंग बन जाती है तो डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 0। अदरवाइज जो स्क्यू लाइन होगी उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो चलिए ये बन गया A1, ये B1, ये A2 और ये B2। क्लियर कि नॉट क्लियर। फॉर्मूला यही पढ़ा हमने ना, D इक्वल्स टू मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। ये सुनो, आप चाहे A2 माइनस A1 को आगे कर लो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A, राइट। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं ऊपर वाले पार्ट को। डन। सो ये A1 पता है, B1 पता है, A2 पता है, B2 पता है। नाउ हमने क्या निकाला, A2 माइनस A1। क्लियर कि नॉट क्लियर। देन हमने फाइंड किया B1 क्रॉस B2। ये देखिए B1 क्रॉस B2 ऊपर भी लग रहा है नीचे भी लग रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर। और नीचे के लिए B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये आ गया हमारे पास में 3√2। क्लियर कि नॉट क्लियर। ऊपर हमने क्या पुट कर दिया, ऊपर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ। तो हमें A2 माइनस A1 भी पता है, B1 क्रॉस B2 भी पता है, दोनों रख दिया, ऊपर सॉल्व किया -9 अपॉन 3√2, 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर 3√2/2 आ गया रेशनलाइजेशन करने पे। क्लियर कि नॉट क्लियर। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी है तो आपको प्लस में ही लेना, बिकॉज मॉड ऑपरेट हो रहा है। डन बच्चों, समझ में आ गया। सो देयरफॉर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बनवाया है,
ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले A1 B1 C1 निकालिए, जिससे X1 Y1 Z1 जिससे लाइन जा रही है। तो चेक 1 को क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस माइनस 1/7। क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो x प्लस नहीं होता है, वो x माइनस x1 होता है। देखिए हमने आज बताया आपको, ये देखिए x माइनस x1, यस और नो? तो x माइनस x1 की फॉर्म में आपको लेकर के आना है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो बीच में माइनस साइन होना कंपलसरी है, तभी तो आपको x1 y1 z1 पता चलेंगे, यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? तो ये x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, देखिए। सो x माइनस x1 मतलब ये -1 हो गया। ये क्या बनेगा बेटा, y माइनस -1 अपॉन 6। क्लियर कि नॉट क्लियर? और z माइनस -1 अपॉन 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस 3, कुछ भी मत करिए, अपॉन में 1। यहाँ पे y माइनस का 5 अपॉन में -2 और z माइनस का 7 अपॉन में 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों ये देखिए फर्स्ट केस में आपके पास में आ गया x1 y1 z1 और ये बन गया x2 y2 z2। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके। और नीचे जो कोफिशिएंट बैठे हैं A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, तो सारी चीजें हमने तलाश कर ली। देन इसके बाद मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है कार्टेशियन फॉर्म वाला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। बट उसके पहले एक बार चेक कर लो पैरेलल तो नहीं है। तो पैरेलल के लिए A1 अपॉन A2, देखिए A1 कितना है 7, A2 कितना है 1 और B1 कितना है -6 और B2 कितना है -2। देखो बेटा 3:1 आ रहा है, मतलब चिंता खत्म हो चुकी, ये दोनों पैरेलल नहीं है। बिकॉज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, पहले ही आ चुका है। दो ही इक्वल नहीं तो तीसरे की तो बात ही मत करो। ठीक है बच्चों? So let's solve this now. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 upon a1 b1 c1 and a2 b2 c2। ये फॉर्मूला लगाइए, ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। बिल्कुल डिटरमिनेंट ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर आपको डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला पार्ट आ गया -116 और नीचे वाला पार्ट आपका आ गया, नीचे वाला पार्ट भी -2√29 डिवाइड करके -2√29 आ चुका है। ओके, सो भैया मॉडुलस लगाओ ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आंसर विल बी 2√29। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, तो आपने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों ऑपरेट किया कार्टेशियन वाला? क्योंकि सारी चीजें आपको बिना वेक्टर के दी गई थी। ये x1, ये y1, ये z1, यहाँ x2 y2 z2, ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अगला क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस whose वेक्टर इक्वेशंस आर। तो ये पहला एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। सबसे पहला काम मैं देखूंगा कि कहीं पैरेलल तो नहीं है। तो देखो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा 1, इसका बनेगा 2, तो 1/2 और अगला -3 अपॉन +3 मतलब -3/3, बोले तो 1:1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सेम कहाँ आ रहे हैं, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। पैरेलल नहीं है बेटा, सेम कहाँ आ रहे हैं रेशियो। देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों b1 वेक्टर और b2 वेक्टर देखेंगे कि क्या b1 और b2 दोनों पैरेलल है कि नहीं है। सो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। सो a1 है यहाँ पे 1, a2 है 2, b1 है -3 और b2 है 3। तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो पैरेलल नहीं होंगे। मतलब इस क्यू लाइन का फॉर्मूला लगा दीजिए। सो d इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है बच्चों, सारी कैलकुलेशन कर लीजिए और इसके बाद ये वैल्यू पुट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बिगाड़ करके इस क्वेश्चन को दे दिया है। देखिए इसको यदि मैं संभाल करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा बेटा, ये दोनों ही इक्वेशंस हैं मगर ऐसा बिगाड़ करके लिखा है कि आप समझ में ना आए। देखिए इसको खोल दीजिए फर्स्ट वाले को। सो वेक्टर आर इक्वल टू, देखो वाला पहला वाला पार्ट क्या बनेगा बेटा, 1 × आई कैप बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस ये -2j कैप निकलेगा कि नहीं निकलेगा यहाँ से, थर्ड वाले से ये 3k कैप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्लस टी कॉमन ले लो क्योंकि टी पैरामीटर है ना, टी का मल्टीप्लाई -i के साथ, सो इट इज इक्वल्स टू -i कैप, देन -2j कैप एंड 3 × 2t माइनस -k कैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो अब आपने इसको देख लिए, प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा की जगह टी रख दिया है, और वेक्टर बी। तो बेटा ये हो गया वेक्टर बी1 फर्स्ट वाला। क्लियर कि नॉट क्लियर? सिमिलरली सेकंड वाले में आपने बना लिया बी2 वेक्टर। सबसे पहले चेक करिए कि डज देयर बी1 इज पैरेलल टू बी2। सबसे पहला काम तो -1/1 -1 और 1/2 नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्क्यू लाइन के बीच के डिस्टेंस का। कर ले जाएंगे पूरा। सेम कंसेप्ट आपको करना है बच्चों, ठीक है ना? चलिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कर सकते हैं दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस का। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल हमने आपको पढ़ा ही दिया है। क्या पढ़ाया हमने आपको? एंगल देखा भी आपने। वेक्टर cos थीटा इज इक्वल्स टू, हमने एंगल आपको ये पढ़ना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। आइए देखते हैं, एंगल फाइंड करना है। तो भैया पहले डायरेक्शन रेशियो आपने फर्स्ट आपने ये दे दिए हैं a1 b1 c1 एंड देन a2 b2 c2। तो जस्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। कॉस थीटा यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। तो कॉस 0 यानी थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? देन इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। मतलब आपका जो वेक्टर बनेगा, जो पॉइंट बनेगा ओ, जिससे पास हो रही है, दैट इज इक्वल्स टू 0 0 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो आपका जिस से वेक्टर से पास होती है, दैट इज इक्वल्स टू 0 0 0 बन चुके हैं। मतलब x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 एंड z1 इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? और किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे? 1 0 0। क्या बनेंगे? 1 0 0। ठीक ना? चलिए, ये थोड़े से इस पे बात हो जाती है, इस पे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। ऑल यू नो बच्चों की जो डायरेक्शन कोसाइंस होती है वो होती है एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है, तो यहां पर सबसे पहले मैं इंक्लिनेशन एंगल लिखूंगा कि अल्फा बीटा गामा क्या है। भाई एक्स एक्सिस का एंगल, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कोई तो अल्फा बोलते हैं, तो कोई खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। वाई एक्सिस तो यहाँ होता है, तो बीटा कितने डिग्री होगा? 90। और जेड एक्सिस भी रेक्टेंगुलर इस तरीके से जाता है, तो यहाँ पे गामा भी कितना होगा? 90 डिग्री, राइट? सो अब इन तीनों के कॉस निकाल लीजिए। तो कॉस अल्फा यानी कि कॉस 0 डिग्री यानी कि 1, देन कॉस बीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड कॉस गामा इक्वल्स टू अगेन कॉस 90। कितना हो गया बेटा? 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस की क्या निकल करके आई है? 1 0 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? और कल हमने आपको बताया था कि एल एम एन यदि आपके पास में है, सो ए इज इक्वल्स टू होता है एल टाइम्स ऑफ आर, आर टाइम्स ऑफ एल। याद है? बी इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई उसको आर फोल्ड कर दो, एंड सी इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाई आर फोल्ड कर दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे एक्चुअली एल एम एन, ये ए इक्वल्स टू बन जाएगा एल आर, बी इक्वल्स टू एम आर और सी इक्वल्स टू एन आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए, ये इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है आपकी किससे होके जा रही है? 0 0 0 से। यस और नो? मीन्स x1 y1 z1 इक्वल टू 0 0 0। क्लियर? ओके। और डायरेक्शन रेशियोज जो आपके ए बी सी निकले हैं, दैट इज इक्वल्स टू एल आर एम आर एन आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब 1 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए लाइन का इक्वेशन। क्या पढ़ा हमने? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये देखिए 1 पॉइंट फॉर्म आज ही आपको पढ़ाया गया था। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। राइट बेटा? यही था 1 पॉइंट फॉर्म। तो आइए अब 1 पॉइंट फॉर्म में वैल्यू पुट कर दीजिए x1 y1 z1 की। देखिए वैल्यू पुट करता हूं मैं। यस, x माइनस x1 कितना है? 0। y माइनस y1 कितना है? 0। और z माइनस z1 कितना है? 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, z1 भी 0 है। अपॉन a की जगह एल आर, b की जगह एम आर और c की जगह कितना? एन आर। क्लियर? आर 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 तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, रेशियो के रूल से। क्लियर?
तो इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस जीरो अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन एन। अभी बेटा देखिए आपने x एक्सेस के लिए एल एम एन की वैल्यू देखी थी 100, यस और नो। ये देखिए x एक्सेस के लिए l कितना आएगा, cos ऑफ जीरो 1 हो जाएगा, m कितना हो जाएगा 0 और n हो जाएगा 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? दीज आर एल एम एंड एन फॉर x एक्सिस। तो वैल्यू पुट करिए, x माइनस जीरो यानी x अपॉन l की जगह है 1, y अपॉन जीरो और z अपॉन जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये बन गया आपका इक्वेशन, x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन जीरो इक्वल टू जेड अपॉन जीरो। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0 होता है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन। तो उससे k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है बच्चों? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। देखिए एक वेक्टर ये a1 है, ये लैम्डा वेक्टर b1, ये a2 हो गया और ये लैम्डा वेक्टर b2। सबसे पहला काम पैरेललिटी चेक करिए। तो 1/3 फर्स्ट कोफिशिएंट और दूसरा -2/-2, मतलब कि 1 पैरेलल नहीं है। तो कौन सा केस लगेगा बेटा, स्क्यू लाइन वाला। कर लेंगे, कई बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जिनको आपको डायग्राम बना के करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4। तो एक आपसे कहा जा रहा है कि एक लाइन है जो 1 2 -4 से जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़े प्यार से समझिएगा बेटा। ये एक लाइन है और ये लाइन जो है ये पॉइंट से जा रही है 1 2 -4। क्लियर कि नॉट क्लियर? और कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इन दो लाइंस के। तो एक लाइन ये बना लो परपेंडिकुलर इसके, राइट बेटा, और एक लाइन ये बना लो, ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छी बात है। हमने माना दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4। हमने माना कि हमारी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। क्लियर? यस। कंसीडर, आपको लिखना पड़ेगा, कंसीडर, लेट अस सपोज द डायरेक्शन ratios of unknown line B A B C। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये अननोन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब देखिए हमारे पास जो नोन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 3 -16 एंड 7। ठीक है ना? तो ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 -16 एंड 7। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जो सेकेंड लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो कितना है, 3 8 -5। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 8 -5। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए अभी तक क्या क्या हुआ है इसमें। सबसे पहले हमने मान लिया लेट द लाइन पैरेलल टू द वेक्टर बी इक्वल्स टू b1 b2 b3 k कैप। बेटा इन लोगों ने इसको वेक्टर फॉर्म से कर दिया, वो जिसी को मैंने ए बी सी माना है इन लोगों ने b1 b2 b3 मान लिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? और हम लोग को अच्छा वेक्टर इक्वेशन चाहिए, ओके ओके, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे इन लोगों ने कार्टेशियन से नहीं किया, वेक्टर से किया है। चलिए कोई नहीं, वेक्टर निकाल देंगे अपन। तो ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है, सो इसका जो वेक्टर बनेगा बेटा, यदि इसको आप मान लो ए वेक्टर, सो इस पॉइंट से रिलेटेड जो ए वेक्टर बनेगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर बनेगा इसको बी वेक्टर मान लो आप, दैट इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बी इसमें भी घुसा हुआ है तो बी मान के कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका कुछ नाम मैं मान लेता हूँ। इसको मैं क्यू वेक्टर मान लूँ या जो भी मान लो ए बी सी इसमें बैठा हुआ है। एक काम करो, इसको आप जो है डी वेक्टर मान लो। ठीक है, इस बार डी वेक्टर आपको डायरेक्शन देगा। सपोज डी वेक्टर आपका दे दिया है, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो वेक्टर बनेगा, लाइन का इक्वेशन बनेगा, वो क्या बनेगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए
प्लस लैम्डा वेक्टर टी। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हमारा आंसर बनेगा, बट हमको सारी चीजें निकालनी है इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारे पास ये डी हमको पता नहीं है। कंडीशन क्लियर? अब चलिए देखिए बेटा, आप जानते हैं परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से ए वन अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या लगती है? ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। ये सो नो? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं होता? सो बाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है बेटा, देखो एक लाइन अपने पास में क्या है? एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, और इसके ऊपर दूसरी लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 माइनस 16 7। ये सो नो? तो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सो यू कैन राइट 3 इंटू ए माइनस 16 इंटू बी प्लस 7 इंटू सी इक्वल्स टू जीरो। यस और नो? यस, ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकेंड केस, यही लाइन जो है ए बी सी जिसका डायरेक्शन रेशियो है, ये परपेंडिकुलर है किसके? जिसका डायरेक्शन रेशियो है 3 8 माइनस 15। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये बन गया 3 इन माइनस 5 है। थैंक यू सो मच बेटा। सो 3 इंटू ए माइनस प्लस 8 इंटू बी, बी वन बी टू सी वन सी टू माइनस 5 इंटू सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको ए और बी को रेशियो वाली मेथड से सॉल्व करना है, एक स्पेशल टेक्निक से, क्लास 10th की टेक्निक से, ओके, क्रॉस मेथड से। तो यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे माइनस बी लिखिए, और यहाँ पे सी लिखिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? फर्स्ट साइन प्लस का आता है, सेकेंड माइनस का, थर्ड फिर प्लस का। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ए को हाइड कर लीजिए। चलिए तो देखिए, मल्टीप्लाई करता हूं मैं, माइनस 16 इंटू माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 80। क्लियर कि नॉट क्लियर? देन 8 इंटू 7 दैट इक्वल्स टू माइनस का 56, बीच में आएगा माइनस, एंड 8 7 जा 56। क्लियर कि नॉट क्लियर? देन फिर यहाँ बीच में इधर आगे प्लस और बीच में इधर माइनस आएगा, चलो रखते हैं। देखो बी को हाइड करो, सो 3 इंटू माइनस 5, फर्स्ट में माइनस 15। क्लियर? एंड 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, राइट? देन यहाँ पे 3 इंटू 8 दिस इज इक्वल्स टू 24, एंड 3 इंटू माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चल जाएगा, डायरेक्ट कर दूं बच्चों, 16 3 जा 48। क्लियर? नाउ सो ए अपॉन 80 में से 56 गया, कितना बचो बच्चों? 80 माइनस 50, 10 में से 6 गया 4, ये बन गया 7 में से 5 गया 2, सो इट इज इक्वल्स टू 24 माइनस बी 21 और माइनस का 15, सो 6 माइनस का 36 इक्वल्स टू सी अपॉन 72, राइट? नाउ देखो बेटा, इसको आप कैंसिल कर दो, पहले इसको a अपॉन 24 माइनस से माइनस कैंसिल, सो इट विल बी b अपॉन 36 इक्वल टू c बाई 72, राइट? नाउ टेक द, किसको कैंसिल करो? 12 से 12 से, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, एंड 12 6 जा 72, राइट? So a upon 2 equals to b upon 3 equals to c upon 6. Let us suppose this is equals to k. So a will be equals to 2k, b equals to 3k, and c equals to 6k. Right? We have the values a, b and c. अब आइए ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, अब हम अपना इक्वेशन बनाते हैं जो वेक्टर डी है। वेक्टर डी क्या बनेगा? देखिए वेक्टर डी हमारे पास में बन जाएगा, या हम इक्वेशन, चलो पहले वेक्टर डी बना लेते हैं। वेक्टर डी वाज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये था। सो वेक्टर डी इक्वल्स टू ए की वैल्यू बेटा 2 के आई कैप प्लस 3 के जे कैप प्लस 6 के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब वेक्टर इक्वेशन लिखता हूं। सो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर डी, यही था ना? तो वेक्टर ए जिससे हमारी लाइन जा रही है, किससे जा रही है? 1 2 माइनस 4, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। सो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? प्लस लैम्डा और डी का वैल्यू 2 के आई कैप प्लस 3 के जे कैप प्लस 6
के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बेटा ये के हर बार कांस्टेंट है कि नहीं है? तो के को बाहर ले लो तो लैम्डा के बन जाएगा। सो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा के जो कि खुद में एक कांस्टेंट हो जाएगा, ब्रैकेट में बचा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? लैम्डा के का कुछ नाम दे दो, म्यू दे दो, वट एवर। आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस सम पैरामीटर म्यू टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये आपका एक्चुअल डायरेक्शन वेक्टर ये दे रहा है। क्लियर? सो देखिए आंसर हमारे पास में वेक्टर फॉर्म का आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, बिल्कुल सही, प्लस लैम्डा टाइम्स और म्यू टाइम्स वट एवर टाइम्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये आ गया। क्लियर? अब यदि इसका आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखना था तो वो और सरल था। 1 point form x minus x1, y minus y1, z minus z1. Here it is A, here it is B, here it is C. So x minus x1, देखिए लाइन किस पॉइंट से जा रही है? 1 2 माइनस 4। तो x1 की जगह 1, y की जगह 2, क्लियर, y1 की जगह, एंड z माइनस माइनस 4। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड ए बी सी अपन ने क्या निकाले हैं? देखो 2 के 3 के 6 के, 2 के 3 के 6 के, तो 2 के 3 के और क्या 6 के, के से के क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्लियर? मतलब एक्चुअली जो रेशियो में निकलता है ना, वही आपका डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। जैसे ए के नीचे में 2 आया तो वो के लेके बाद में कैंसिल कट ही जाएगा, तो इसलिए 2 3 6 ही बचेगा। सो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z प्लस 4/6। डन? ये बन गया लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों ये हो गए, इस तरीके से आपका पूरा एनसीईआरटी का 3D हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाता है। डन? चलिए।